सबका हल कार्यक्रम के 128वें अंक में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम काफ़ी देर से शुरू हो पा रहा है, तो इसलिए थोड़ी ही देर रखेंगे हम लोग, 20-25 मिनट। आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जन्मदिन है, चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए वैसा उन्होंने करके दिखाया था। एक आम आदमी की समस्याएं सुलझाने के लिए, उनको जानने के लिए, जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग भेष बदल कर रात में घूमते थे कि प्रजा में अमन चैन तो है या कौन समस्या उत्पन्न कर रहा है, क्या है। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री होते हुए भी एकदम आम आदमी के, किसान की वेशभूषा में तहसीलों पे चले जाते थे, थानों में चले जाते थे और जनता के दुख दर्द को जानने समझने की कोशिश करते थे, और पूरे बिना किसी तामझाम के, किसी को पता भी नहीं कि प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है। आजकल तो प्रधानमंत्री दिखावे में ही रहते हैं, उनका कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर नहीं था, और वो किसानी से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, और हम लोगों को सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि संविधान, पिछले 10 साल से संविधान को जन जन तक ले जाने का महायज्ञ कर रहा हूँ। हर आदमी को संविधान बताने के, देश के हर व्यक्ति को संविधान बताने का महायज्ञ कर रहा हूँ, और संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का जन्मदिन नहीं मनाया जाता देश में। अब इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। हम लोग पिछले 10 साल से राजेंद्र बाबू का जन्मदिन 3 दिसंबर को मना रहे हैं, और चूंकि वो किसान आंदोलन से ही उनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, तो किसान दिवस के रूप में पहले साल हम लोगों ने सोचा कि मनाया जाएगा। लेकिन जब चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि उनका जन्मदिन विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाए। वो एक ऐसे स्कॉलर थे कि जिनके कॉपी पर लिखा गया था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षार्थी परीक्षक से ज़्यादा ज्ञानकार है, ज्ञानी है। तो उससे अच्छा विद्यार्थी कौन हो सकता है। तो उनका जो जन्मदिन है विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाए जाने की हम लोग हर साल मनाते हैं, और आप लोगों से भी आग्रह है कि पूरे देश में ऐसा माहौल तैयार करें कि वो सब उनका जन्मदिन मनाया जाए। तो चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए और उनके बहाने आज किसान पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये किसानों का ही देन है इस देश को कि किसान आंदोलन की वजह से आज हम लोगों को अनाज रीजनेबल कीमतों पर मिल जा रहा है। नहीं तो सरकारों ने जो ये सरकार जो 3 किसान बिल लाई थी, अगर वो पास हो गया होता तो किसानों की ज़मीनें कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता। और सबसे उसमें ख़तरनाक था जो अमेंडमेंट किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में, कि रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें, दाल, चावल, गेहूँ, आलू, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज़ से बाहर कर दिया। यानी कि अब कोई इसकी होर्डिंग अनलिमिटेड चाहे जितना कर सकता है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज़ पे सरकार नियम बना सकती है कि इससे ज़्यादा होर्डिंग ना करे, जमाखोरी ना करे। फल,
सेब और ये सब फल जो स्टोर किए जा सकते हैं कितने महंगे, कहाँ 40-50 रुपए मिल रहा था। सब्जियां आसमान छू रहे हैं दाम, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बाहर हैं। इनकी खूब होर्डिंग हो रही है और जिसकी वजह से दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये तो पूरे देश को बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए किसानों का कि उन्होंने आंदोलन करके वो बिल वापस कराए। अगर वो बिल लागू हो जाता तो आज 200 रुपये किलो चावल और 250 रुपये किलो गेहूं मिलता। तो किसानों पर अत्याचार होते होते रह गया, लेकिन अभी भी जब तक उनके प्रोडक्शन की कीमत से ज़्यादा उनको उनके सारे प्रोडक्ट का खरीद की गारंटी, मिनिमम एसेंशियल प्राइसेस, मिनिमम MPS, मिनिमम प्राइस MSP नहीं मिलेगा, तब तक किसानों को नुकसान अधिकतर होता रहेगा। और एक कैसी विडंबना है, हम लोगों का संविधान कथा या सारा आंदोलन शुरुआत ही वहीं से हुई थी कि हिंदुस्तान अकेला देश है जहां किसान आत्महत्याएं करते हैं। और पिछले 18-20 साल में 6-7 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों की समस्याएं, तो इस खुशी की बात है कि चरण सिंह जैसा किसानों से उभरा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। और अभी भी किसानों के लिए एक उम्मीद बाकी है। हम लोगों को बहुत कुछ इसके लिए करना है। मेरी एक किताब का शीर्षक ही रहा है कवि होता है किसान। ये कवि होता है किसान के नाम से कविता भी है, वो भी सुनाएंगे। इसकी भूमिका के कुछ अंश सुनाएंगे। और इस देश लाल बहादुर शास्त्री दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को हाईलाइट किया और कहा कि जय जवान जय किसान नारा दिया, किसान को जवान के बराबर दर्जा दिया, इज्जत दी। दरअसल किसान सारे जितने पुरस्कार हैं उसके हकदार किसान ही हैं। तो मेरी ये गज़ल है, रोशनी की एक किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ, संवेदनाएं ही हमें ज़िंदा रखती हैं, संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ, सारी कायनात एक बड़ा परिवार है, सोते जागते यही ख्वाब लिखता हूँ। और न हो किसान तो सब भूखे मर जाएं, न हो किसान तो सब भूखे मर जाएं, उसी के नाम सारे खिताब, सारे पुरस्कार, सारे अवार्ड्स उसी के नाम लिखता हूँ। न हो किसान तो सब भूखे मर जाएं, उसी के नाम सारे खिताब लिखता हूँ। और चूंकि क्रिसमस आने वाला है, परसों ही क्रिसमस है, तो क्रिसमस के तोहफे सबको मिल पाएं, मुफलिसों के नाम गरीबों के नाम जुराब लिखता हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि सेंटा जो गिफ्ट्स देता है बच्चों को, वो या तो तकिए के नीचे या उनके मोजे में। तो जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास न तकिया है, जिन बच्चों के पास न मोजे हैं, क्या सेंटा उनको गिफ्ट नहीं देगा? तो क्रिसमस के तोहफे सबको मिल पाएं, मुफलिसों के नाम जुराब लिखता हूँ। और एहसासों को कूटता पीसता पकाता हूँ, एहसासों को कूटता पीसता पकाता हूँ, तब कहीं शायरी का कबाब लिखता हूँ, तब कहीं शायरी का कबाब लिखता हूँ। सफ़र में बोझ कम हो जानते हुए भी गज़ल में कितना माल असबाब लिखता हूँ। और सारा मीठा पानी बह न जाए समंदर में, सारा मीठा पानी बह न जाए समंदर में, इसीलिए तो हर कहीं तालाब लिखता हूँ, इसीलिए तो हर कहीं तालाब लिखता हूँ। न हो किसान तो सब भूखे मर जाएं, उसी के नाम सारे खिताब लिखता हूँ, सारे पुरस्कार लिखता हूँ।
हम लोग कवि होता है किसान कविता और वह भूमिका पढ़ें उसके पहले एक ज़रूर एक चीज़ हाईलाइट करना चाहेंगे। इधर मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया है जो ठीक लगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर देश की आस्था का प्रतीक था, वह बन गया। अब उसके बाद फिर और दूसरे पूजा स्थलों पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो भी यही कहता है कि 47 के पहले जो स्थिति थी वो बनी रहनी चाहिए। चलिए राम मंदिर बन गया, वहाँ तक तो ठीक है, एक बहुत बड़ी डिमांड और एक आस्था का प्रश्न सुलझ गया। लेकिन अब देश को और काम करने हैं, केवल मंदिर मस्जिद या पूजा घरों में नहीं उलझना है। और अगर कोई इस बात पे अड़ जाता है कि जो भी पूजा स्थल है उसके नीचे की खुदाई की जाए, सर्वे किया जाए, पता किया जाए कि उसके नीचे क्या था। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर था तो मंदिर बनाया जाए, मंदिर के नीचे अगर मस्जिद हो तो फिर मस्जिद बनाई जाए। अगर यही सब किया जाना है तो ये मंदिर मस्जिद या जितने पूजा घर हैं उनको नीचे तक खोदते चले जाइए, तो अंत में क्या मिलेगा? अंत में मिलेगा मिट्टी, पानी, पेड़ के मलबे। क्योंकि पेड़ों को काट काट, लोग कहते हैं अगर मंदिर तोड़ करके, मंदिर काट करके मस्जिद बनाया गया तो फिर वो मंदिर हटा करके और मस्जिद हटा करके मंदिर बनाया जाए। लेकिन मंदिर मस्जिद या जितने पूजा स्थल हैं सब कभी पेड़ों को काट के बनाए गए हैं, तो इन सब को हटा करके केवल पेड़ लगा दिए जाएं, और वही देश की धरती की ज़रूरत है। पूरे दुनिया को पूजा घरों से भर दीजिए, प्रदूषण और हम बिना सांस के मर जाएंगे। लेकिन पूरी धरती को पेड़ों से भर दीजिए तो जितना धरती का संकट है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो डिहाइड्रेशन है, सब ठीक हो जाएगा। धरती माँ को बचाने के लिए हमें अपने पूजा स्थलों को कम करना पड़ेगा, धरती माँ को पूजना पड़ेगा। क्योंकि अपने पूजा स्थलों में हम जिनको पूजते हैं, चाहे जो हमारे अवतार पैगंबर मसीहा हों, सबकी माँ धरती माँ है। वो सब चले गए, मर गए, लेकिन उनकी माँ धरती माँ जिंदा है और बीमार है। उसको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो धरती माँ को बचाना ही यज्ञ है। ये पूजा स्थलों को हटा करके पेड़ पौधे वनस्पतियाँ लगाना ही दरअसल हल है सारी समस्याओं का। लेकिन चलिए, जो जैसा है कम से कम वैसे ही बना रहने दीजिए। मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो बात सही है, ठीक है, कि देश को अब बहुत आगे दूसरे कामों करना है। पर्यावरण को जो नष्ट हो रहा है उसको बचाना है, अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, गरीबों के बच्चों को भी अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य देना है, पूरे देश में खुशहाली लानी है, जो तमाम पर्यावरण के संकट हैं उनको दूर करना है, नदियों को स्वस्थ करना है, नदियों को गहरा करना है। तो इसलिए मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट उचित लगा, उन्होंने ठीक कहा है, और ये आज के समय के लिए ज़रूरी है। तो इसके साथ ही अब हम लोग आते हैं कवि होता है किसान। पहले एक कविता और उसके बाद संग्रह की भूमिका। कवि होता है किसान। कृष्ण कन्हैया भी हैं सामने, अरुण चौबे जी हैं, अशोक अग्रवाल जी, नीरज कुमार जी, सबका स्वागत है। ब्रिजमोहन कुमार जी, कृष्ण कन्हैया जी तो हमारे इस किताब को खूब पढ़े हुए हैं और अक्सर चर्चा होती रहती है। मेरे शब्द तो बीज हैं जिन्हें बोता हूँ समाज की ज़मीन पर। मेरे शब्द तो बीज हैं जिन्हें बोता हूँ समाज की ज़मीन पर। यदि शब्द और समाज
परस्पर वही संबंध बना सके जो बीज और धरती बनाते हैं। यदि शब्द और समाज परस्पर वही संबंध बना सके जो बीज और धरती बनाते हैं, तो शायद उग जाएगा कोई पौधा आनंद का, तो शायद उग जाएगा कोई पौधा आनंद का। लेकिन हर बीज तो नहीं उगते और हर भूमि में नहीं उगते। और कभी होता है किसान, उसे जानना चाहिए कि कौन सा बीज कब और कहाँ बोना है, कि कौन सा बीज कब और कहाँ बोना है और किसे छिपा कर रखना है अगली किसी फसल में बोने के लिए। और कभी होता है किसान, उसे जानना चाहिए कि कौन सा बीज कब और कहाँ बोना है और किसे छिपा कर रखना है अगली किसी फसल में बोने के लिए। अगर धान की फसल जाड़े के शुरुआत में पक जाती है, तो फिर अगले बरसात के तक 8 महीने तक किसान धान का बीज रखेगा। इसी तरह गेहूं की फसल अगर मार्च अप्रैल में तैयार होती है तो और बोएगा अगले नवंबर दिसंबर में, तो तब तक रखेगा। तो कब और कहाँ बोना और किसे छिपा कर रखना है अगली किसी फसल में बोने के लिए, सुरक्षित तरीके से छिपा कर। और जैसे किसान सहेज कर संजोता है बीजों को, कभी कभी कई बरस, क्या कभी वैसे ही सहेज पाता है? क्या कभी वैसे ही सहेज पाता है? जो सहज ही सहेज लेता है वह कबीर हो जाता है। जो सहज ही सहेज लेता है वह कबीर हो जाता है। और अब चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए और उनके सब बहाने किसानों को याद करते हुए किसानों पर चर्चा। किसान की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जो फिजिक्स ने हमको जो पढ़ाया था और उससे जो मन में एक अवसाद या तड़फड़ाहट या चिंता भी आ जाती थी, उसको किसान दूर कर देता है। किसान उसमें नई आशा का संचार कर देता है। उस पर आएंगे हम लोग। कभी होता है किसान संग्रह का यह शीर्षक क्यों? निसंदेह किसान और कवि में गहरा अंतर संबंध है। निसंदेह किसान और कवि में गहरा अंतर संबंध होता है, बल्कि किसान की संवेदनाओं की जड़ें कहीं अधिक गहरी होती हैं। बल्कि किसान की संवेदनाओं की जड़ें कहीं अधिक गहरी होती हैं। वह ईश्वर का प्रथम साक्षात्कार करता है। वह ईश्वर का प्रथम साक्षात्कार करता है और आध्यात्मिक अनुभूति का आनंद पाता है। और आध्यात्मिक अनुभूति का आनंद पाता है। कवि प्रकृति का चित्रण करता है। कवि प्रकृति का चित्रण करता है, जब किसान प्रकृति में चित्रण करता है। कवि प्रकृति का चित्रण करता है, जबकि किसान प्रकृति में चित्रण करता है। किसान अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि कवि तथा अन्य सभी कार्य करने वाले किसी न किसी पर निर्भर। किसान अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि कवि तथा अन्य सभी कार्य करने वाले किसी न किसी पर निर्भर। यदि सभी लोग कवि हो जाएं, अध्यापक हो जाएं, कारखाने के मजदूर हो जाएं, अधिकारी हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं या उद्योगपति हो जाएं, तो समाज नहीं चलेगा। लेकिन यदि सभी किसान हो जाएं तो समाज बखूबी चलेगा। तो यह है किसान का महत्व और उसकी ज़रूरत, उसकी प्राथमिकता, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए किसान अपने आप में संपूर्ण होता है, आत्मनिर्भर होता है। किसान रात दिन प्रकृति की गोद में रहकर प्रकृति को परिवर्तित होता हुआ और पेड़ पौधों को बढ़ता फलता फूलता देखता है। किसान रात दिन प्रकृति की गोद में रहकर प्रकृति को परिवर्तित होता हुआ और पेड़ पौधों को बढ़ता फलता फूलता देखता है। वह बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता देखता है। वह बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता देखता है। इसलिए वह निरंतर प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के संपर्क में रहता है। वह बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता देखता है।
इसलिए वह निरंतर प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के संपर्क में रहता है। वह प्रकृति से निरंतर संवाद करता रहता है। वह सूखे पौधों, खिले फूलों, मुड़ी टहनियों, लंबे पेड़ों या घनी लताओं की भाषाएं जानता है। वह सूखे पौधों, खिले फूलों, मुड़ी टहनियों, लंबे पेड़ों या घनी लताओं की भाषाएं जानता है। भौतिक विज्ञान में एक सिद्धांत है एंट्रोपी के निरंतर बढ़ने का सिद्धांत। इसी की मैं अभी चर्चा कर रहा था। एंट्रोपी को डिसऑर्डर, अव्यवस्था का प्रतीक माना गया है और भौतिक विज्ञान में यह सिद्ध किया गया है कि जैसे जैसे धरती पर समय बढ़ता जा रहा है, एंट्रोपी सदैव बढ़ती रहती है। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर बढ़ता रहता है, ये फिजिक्स घोषित करता है, क्योंकि फिजिक्स स्टडी करता है केवल मटेरियल्स की, इनएनिमेट निर्जीव तत्वों की, और निर्जीव तत्व में फिजिक्स ने थर्मोडायनेमिक्स में प्रूव किया है कि एंट्रोपी या डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। यह सिद्धांत भौतिक विज्ञान में सत्य हो सकता है और भौतिक शास्त्री के साथ साथ राजनीति शास्त्री और समाजशास्त्री भी इसे सही मानने को मजबूर हो सकते हैं। लेकिन क्या एक किसान इस बात को सही मानेगा? उसे एक हंसता हुआ फूल, एक उगता हुआ पौधा, एक नया निकलता हुआ पल्लव, मुनादी करता हुआ, घोषणा करता हुआ मिलेगा। कहाँ अव्यवस्था बढ़ रही है, एंट्रोपी तो घट रही है। दरअसल यह मेरा अपना सिद्धांत है, खोज है, या जो भी कह लीजिए, ऑब्जर्वेशन है कि डिसऑर्डर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में बढ़ता है, लेकिन जो एनिमेट जीव जितने हैं वह डिसऑर्डर को कम करते हैं। अगर कोई चीज़ अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे करके पत्थर हो, कोई चीज़ हो, नीचे की तरफ जाएगी, और इसी सब के आधार पर एंट्रोपी का बढ़ना और डिसऑर्डर और ये सब माना गया है। लेकिन जीव इसके अपोजिट काम कर सकते हैं, एंट्रोपी को घटा सकते हैं, डिसऑर्डर को घटा सकते हैं। निश्चित ही वह शक्तियां जो वनस्पतियों और जीवों को निरंतर विकास कर रही हैं, वे एंट्रोपी को घटा रही हैं। इसलिए जीवन के विकास से, वनस्पतियों के विकास से एंट्रोपी घटती भी है। यह किसान भली भांति जानता है। आज के समाज में जब भौतिक शास्त्री के साथ साथ राजनीति शास्त्री भी कहने लगे हैं कि चारों ओर अव्यवस्था बढ़ रही है, तो केवल किसान ही स्थिति को सामंजस्यपूर्ण दृष्टि से देख पा रहा है, और वही ये कहने की स्थिति में है कि एंट्रोपी संतुलित अवस्था में है। नीरज कुमार जी कुछ लिख रहे हैं, आपके चेहरे पर यह चमक आपकी ईमानदारी की चलती बनी हुई है। शुभ रात्रि बड़े भैया, मंगलमय जीवन की कामना के साथ। धन्यवाद नीरज कुमार जी। यहाँ यह चमक शायद आप लोगों की चमक का रिफ्लेक्शन है। मैं तो एक आईना हूँ, जब सामने आप जैसे चमकदार लोग बैठे हैं तो वही चीज़ चमक रही है मेरे चेहरे पर भी। यहाँ पर यह उल्लेख करना चाहूँगा कि बागवानी करने वाले, जंगल उगाने वाले तथा प्रकृति पर आश्रित, प्रकृति में रहने वाले सभी लोग किसान की परिभाषा में ही आते हैं। किसान व्यक्तियों या व्यवस्थाओं की करेंसी से में कम ईश्वर की करेंसी में अधिक विश्वास करता है। और यहाँ ईश्वर का मतलब किसी देवता, किसी मूर्ति, किसी व्यक्ति से नहीं है। ईश्वर का मतलब संपूर्णता से है, संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से है। सारे पदार्थों, तरंगों, शक्तियों, जो कुछ एग्जिस्टेंस में है उसकी संपूर्णता ही ईश्वर है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब एक अपना अपना, हर आदमी का अपना अपना एक मान्यता है, लेकिन वह ईश्वर नहीं। किसान व्यक्तियों या व्यवस्थाओं की करेंसी से अधिक में कम ईश्वर की करेंसी में अधिक विश्वास करता है। वह जानता है कि व्यक्तियों या व्यवस्थाओं की नहीं बल्कि ईश्वर की करेंसी पर विश्वास करने से ही सुख शांति मिलती है।
पैसा और अधिकार ये सब व्यक्तियों या व्यवस्थाओं की करेंसियां हैं। इसके लिए हमें लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों का मुंह जोड़ना पड़ता है। लेकिन गुण, पेड़ पौधों की पहचान, दोस्ती, प्रेम, परोपकार, दूसरों के दिलों में अर्जित स्थान, ध्यान, विविध भाषाएं, फूलों चिड़ियों तक की, बच्चों की हंसी खेल, धूप हवा पानी स्वास्थ्य, आज सभी तो ईश्वरीय करेंसियां हैं। जितना ही ईश्वर की करेंसी हमारे पास अधिक होती है, हम आनंदित रहते हैं। जितना ईश्वरीय करेंसी का एहसास हमें रहता है, हम आनंदित रहते हैं। जितना ही व्यक्तियों या व्यवस्थाओं की करेंसी में विश्वास अधिक होता है, दुखी होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। ईश्वर व्यक्तियों की करेंसियों में गैम्बलिंग, ठगी, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन ईश्वरीय करेंसी में केवल प्रेम और केवल वही वसुधैव कुटुंब का ही होता है। इसीलिए किसान के सुख रहने की संभावनाएं कहीं अधिक हैं। शायद इसीलिए हमारे यहाँ के किसान को उदार, अति संतुष्ट और कभी कभी तो भाग्यवादी तक कह दिया गया है। लेकिन सत्य यह है कि व्यक्ति या व्यवस्थाओं की करेंसी की तुलना में ईश्वरीय करेंसी को अधिक महत्व देता रहा है। लेकिन दुखद पहलू यह है कि ईश्वरीय करेंसी पर विश्वास करने वाला इतना बड़ा भाग जो हम लोगों को जिंदा रखे हुए है, उसको हमारी लोकतांत्रिक सरकारों ने इतना दुहा है, इतना शोषण किया है कि वो बेचारा आत्महत्या तक करने के कगार पे पहुंच जाता है और कर लेता है। यह सबसे दुखद पहलू है। इसीलिए चरण सिंह के जन्मदिन पर ये बातें कहने और छेड़ने की जरूरत महसूस हुई। हमारे सहज किसानों और वनवासियों को गरीब कहा जाता है, लेकिन उनकी गरीबी तो गरीबी है ही नहीं, बल्कि परिवेश के अनुरूप एक उपयुक्त और पवित्र जीवन शैली है। सच पूछा जाए तो इस धरा पर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हुए जीने का मूल मंत्र और रहने की कला उन्हीं के पास है। सच पूछा जाए तो इस धरा पर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हुए जीने का मूल मंत्र और रहने की कला उन्हीं के पास है। वे जहाँ रहते हैं उस स्थान को, उस भूमि को, उस मिट्टी को, उस परिवेश को बर्बाद नहीं करते। आज भले ही तकनीक की चकाचौंध में उन्हें पिछड़ा घोषित कर दें और देखा देखी वे स्वयं को भी पिछड़ा मान लें, लेकिन भविष्य में उनकी जीवन शैली की आवश्यकता पड़ेगी, उनके हल बैलों तथा उनके ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। हमें उनकी जीवन शैली को सीखना पड़ेगा और कभी न कभी कंक्रीट के जंगलों के स्थान पर हरे भरे गांवों का निर्माण ही आधुनिकतम तकनीक कहलाएगी। इसीलिए भी जरूरी है कि भविष्य के मॉडल के रूप में किसानों तथा वनवासियों की जीवन शैली की एक पहचान, एक परंपरा बनी रहे तथा एक स्वरूप सुरक्षित रहे। वैचारिक दृष्टि से भी किसान ही अर्थशास्त्री के चंगुल के बाहर है। वैचारिक दृष्टि से भी किसान ही अर्थशास्त्री के चंगुल से बाहर है। अर्थशास्त्री तो तभी खुशी, अर्थशास्त्री को, इकोनॉमिस्ट को तभी खुशी होगी जब उसकी इकोनॉमी पिछले वर्ष से 10% बढ़ जाए। जितना उत्पादन पिछले वर्ष हुआ था उससे 10% अधिक हो जाए। लेकिन किसान तब तक पूर्ण संतुष्ट रहेगा जब तक उसके खाने भर का होता रहे, भले ही पिछले वर्ष से 10% कम हो, ज़्यादा हो या बराबर हो। लेकिन आज जो कमी किसान के परिवेश में है वह है उसकी वैचारिक प्रक्रिया। बाहरी दुनिया की चमक दमक के आगे उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। बाहरी दुनिया की चमक दमक के आगे उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। यदि इस किताब के माध्यम से मैं उनमें आत्मविश्वास जगा सकूं तो यह प्रयास सफल होगा। यदि इन प्रोग्रामों के माध्यम से, आपसे बातचीत के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से किसान मैं उनमें आत्मविश्वास जगा सका तो यह हम सबका प्रयास सफल होगा। असली कवि तो किसान ही होता है। असली कवि भी तो किसान ही होता है। किसान जमीन पर कविताएं लिखता है, कवि कागज पर। किसान जमीन पर कविताएं लिखता है और कवि कागज पर। किसान का काम वास्तविक है और कवि का अप्रत्यक्ष या वाइकेरियस। मैं यह मानता हूं कि कवि कर्म भी बहुत कुछ किसान के काम से मिलता जुलता है। शुभ की फसल के लिए शब्दों के हल चलाना, सुंदर भावों के बीज बोना और रसों से सींचना ही साहित्य सृजन है। ये बड़ी अच्छी लाइनें बन पड़ी साहित्य सृजन के बारे में कि किसान का काम वास्तविक है और कवि का अप्रत्यक्ष वाइकेरियस।
मैं यह मानता हूँ कि कवि कर्म भी बहुत कुछ किसान के काम से मिलता जुलता है। शुभ की फसल के लिए शब्दों का हल चलाना, सुंदर भावों के बीज बोना और रसों से सींचना ही साहित्य सृजन है। एक बात और भी है, किसान प्रकृति के बीच रहता है, पेड़ों के बीच रहता है। सुबह सुबह इस प्रकृति, इन वृक्षों के दर्शन कर लेने से दिन भर पवित्रता बनी रहती है। इसलिए साधना के लिए मनीषी वनों में चले जाते थे, प्रकृति के ही मध्य रहते थे। व्यक्ति के हित की सारी चीजें प्रकृति ही देती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि कुछ दे भी सकता है तो केवल मात्र विचार, ज्ञान, श्रम या सुरक्षा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी सार्थक नहीं दे सकता जीवन जीने के लिए। सारी चीजें प्रकृति देती है। इसलिए साधना के लिए मनीषी वनों में चले जाते, प्रकृति के ही मध्य रहते थे। व्यक्ति के हित की सारी चीजें प्रकृति ही सोच देती है। आप खुद सोच डालिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि कुछ भी दे सकता है तो मात्र विचार, ज्ञान, श्रम या सुरक्षा। इसके अलावा एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ नहीं देता है। बाकी सारी चीजें तो उसे दूसरे जानवरों और वनस्पतियों ने ही दिया है। सारी संपदा वनस्पतियों, जानवरों या प्रकृति के अन्य अवयवों से ही मिलती है। किसान इस सच्चाई को भली भांति जानता है, इसलिए उसकी दृष्टि संतुलित होती है। नीरज जी आगे लिख रहे हैं, ईश्वर ने जिस काम को पूरा करने को भेजा उसमें आप बड़े खरे उतर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ईश्वर आपके जीवन में कुछ और लिखा है लेकिन वो अभी दिख नहीं रहा है। किसान इस सच्चाई को भली भांति जानता है, इसलिए उसकी दृष्टि संतुलित होती है। किसान असीमित प्रकृति के साथ रहता है, इसलिए वह अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक संभावनाएं हैं। किसान असीमित प्रकृति के बीच रहता है, इसीलिए वह अधिक शक्तिशाली है, उसमें अधिक संभावनाएं हैं। एक समय ख्याल आया कि रचनाएं या कविताएं या साहित्य लिखा ही क्यों जाए। कविता लिखना क्या एक निरर्थक प्रक्रिया नहीं है? इधर मैं जब इलाहाबाद में पोस्टेड था, हमारे ख्याल से 93 से 97 के बीच ये भूमिका और ये कविता है किसान किताब तैयार हुई थी। इधर मैं इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में प्रातः भ्रमण करता था। एक दिन इसी उधेड़ बुन में था कि देखा कि पतझड़ का मौसम है और पेड़ पत्तियां गिरा रहे हैं। मुझे लगा कि अरे ये पेड़ तो कविता लिख रहे हैं, हर साल नई कविताएं लिखते हैं। अक्सर ही धरती उन कविताओं को सहेज कर रख लेती है या अपने अनुसार उसका रूपांतरण कर लेती है, खाद बना लेती है। फिर मुझे लगा कि कविता लिखना उतना निरर्थक कार्य नहीं है जितना कि मैं सोचने लगा था। मेरा कार्य है कि मैं कविता लिखूं। अब यह धरती पर निर्भर करता है कि इन कविताओं का क्या करे, इन्हें उड़ाए, बहाए, दबाए, इनकी खाद बनाए, हर्बेरियम बनाए या फॉसिल बनाए। और इस धरती में समाज भी शामिल है, वो जो चाहे भविष्य में करें। मैं इन कविताओं का कर्ता भी नहीं हूँ। हाँ, ये सच है, मैं इन कविताओं और ये जो बातचीत हो रही है ये भी कविताओं की है, केवल मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। मैं इन कविताओं का कर्ता भी नहीं हूँ। हाँ, ये सच है कि ये कविताएं मुझसे गिरी हैं, लेकिन क्या पत्तियों का निर्माता केवल वृक्ष है? फिर खाद, पानी, प्रकाश, वायु, ये सब भी तो पत्तियों के जनक रहे हैं। और गिराया भी क्या वृक्ष ने है? अगर हमसे निकली हैं तो क्या हम ही से निकली हैं? पेड़ से अगर पत्तियां गिरती है तो क्या पेड़ ने गिराया है? हवा, मौसम, ऊष्मा, तो इन रचनाओं के कर्तापन का मुझे कोई मान नहीं है। इन रचनाओं के कर्तापन का मुझे कोई मान भी नहीं है। हाँ, संयोग है कि वे मुझसे गिरी हैं। पहले तो कुछ स्वयं को अटपटा सा लगा कि मुझसे कविताएं झर रही हैं, लेकिन जब देखा कि न तो मैं करता हूँ और न ही मेरे कुछ वश में है, तो फिर मैं साक्षी हो गया, अपनी पत्तियों के गिरने का साक्षी, अपनी ही कविताओं के लिखे जाने का साक्षी। कुछ दिनों पहले पंजाबी के एक रचनाकार श्री गुरशरण सिंह का साक्षात्कार, एक इंटरव्यू पढ़ा। उन्होंने अपने लेखन के शुरू के दिनों का किस्सा बताया कि जब वह नांगल में इंजीनियर थे तो एक बार वहाँ प्रबंधकों और वर्कर्स में विवाद हो गया। अब नांगल का जिक्र आया
तो फिर एक और प्रधानमंत्री का नाम याद आ गया, जो चरण सिंह जी की तरह आम आदमियों से जुड़े रहते थे, कोई सुरक्षा नहीं, उनके बीच में चले जाते थे और अहंकार भी नहीं के बराबर था। पहले प्रधानमंत्री नेहरू नांगल का उद्घाटन करने के लिए जब उन्हें बुलाया गया तो वो गए, लेकिन उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। नांगल में काम करने वाली एक बेहद बूढ़ी महिला से उसका उद्घाटन करा दिया। तो उसी नांगल का एक किस्सा है। एक बार वहां प्रबंधकों और वर्कर्स में विवाद हो गया। वर्कर्स हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी किसी पूजा के लिए छुट्टी चाहते थे, जबकि मैनेजमेंट किसी कारण से छुट्टी देने के लिए तैयार नहीं था। नया मैनेजर आ गया था, वो चाहता था, हर साल वो ट्रेडिशनली आधे दिन की अनऑफिशियल छुट्टी हो जाती थी और वो लोग पूजा कर डालते थे। लेकिन ये जो नया मैनेजमेंट था वो किसी कारण से छुट्टी देने को तैयार नहीं था। मामला आगे बढ़ गया, वर्कर्स हड़ताल पर चले गए और कई दिनों तक काम का नुकसान हुआ। इसके बाद गुरशरण सिंह ने एक नाटक लिखा और उस नाटक को नंगल में ही उनके ऑडिटोरियम में उसका मंचन किया गया। श्री गुरशरण सिंह को तब बहुत आश्चर्य हुआ जब नाटक देखने के बाद मैनेजमेंट ने कहा कि यदि उन्होंने इसे पहले देखा होता तो वर्कर्स को उस दिन आधे दिन की छुट्टी दे देते। और वर्कर्स ने कहा कि यदि यह नाटक उन्होंने पहले देखा होता तो उस दिन वे मैनेजमेंट की छुट्टी मना करने के बाद भी हड़ताल पर न जाते। और वहीं से गुरशरण सिंह को लिखने की आवश्यकता और शब्दों की ताकत का एहसास हुआ। इस घटना से स्पष्ट होता है कि लिखना भी ज़रूरी है और अपनी बातें, जो सही बातें हैं, सब संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सबसे जुड़ी हुई बातें हैं, वह लोगों को पहुंचाते रहना भी ज़रूरी है। पेड़ जब पत्ती गिराता है तो वो पत्ती संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से बनता भी है वो पत्ती और गिरता भी है। तो संपूर्णता से जुड़ा हुआ होकर के जो भी काम किया जाएगा वो उसी प्रकार का फल देगा। नाद ब्रह्म होता है, फिर इतने भेद, विचार करने पर लगा कि अलग अलग स्वर हैं और महसूस करने की अलग अलग क्षमताएं हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर का अंतर गैप है, कैलिब्रेशन का गैप है, यूनिट इकाइयों का गैप है। उसी अनुभव को कोई किसी इकाई में व्यक्त करता है, कोई किसी इकाई से। फिर उसी स्वर को बांसुरी पर निकालिए, वीणा पर निकालिए, सितार पर निकालिए, ध्वनियाँ अलग अलग है सब में। हर यंत्र की अपनी विशेषता है, इसीलिए उसी अनुभूति को व्यक्त करने में इतनी विविधता है। उसी एक सच्चाई को व्यक्त करने के लिए कितने कितने शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने अलग अलग। यहाँ तक कि लोग लड़ भी लिए हैं कि तुम झूठे हो, नहीं तुम झूठे हो। अब क्या कहा जाए, एक ही सच्चाई को कितने कितने दिनों में धूल सा मैल का कितने कितने दिनों से धूल का, मैल का, समय का, परिवेश का जामा पहनते पहनते वो सच्चाई लोगों के सामने कितने बदल करके आ रही है। सभी कर्मेंद्रियों में वाणी ही ऐसी इंद्रिय जो पूर्णतया चिंतन के नियंत्रण में हो सकती है। इसीलिए हम अपने चित्त को जितने ऊपर के धरातल पर ले जाएंगे, वाणी भी उठती चली जाएगी। वाणी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संगम भी है। वाणी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संगम भी है। इसलिए वाणी का, शब्दों की साधना का बड़ा महत्व है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं और तुरंत ही प्रतिफल न मिलने पर कहने लगते हैं कि आजकल अच्छाई का ज़माना नहीं रहा। ये आखिरी पैराग्राफ है। उसके बाद आज का प्रोग्राम विराम लेगा, काफ़ी देर हो गई है। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो तुरंत ही प्रतिफल न मिलने पर कहने लगते हैं कि आजकल अच्छाई का ज़माना नहीं रहा। आजकल तो बुरा कीजिए तभी फल अच्छा मिलता है। लेकिन यह सब कथन, ये बातें क्या अधैर्य का परिणाम नहीं है? वृक्षों से बीज गिरते हैं, यदि फौरन न उगें तो क्या वृक्ष सोचेगा कि ज़माना खराब आ गया है? तो मौसम का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। जब से मनुष्य सभ्य हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ कि मौसमों से उसका संपर्क टूट गया है। जब से मनुष्य सभ्य हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान तो यही हुआ कि मौसमों से उसका संपर्क टूट गया है या उसने तोड़ लिया है। या यूँ कहिए कि मौसमों पर विजय पाना ही सभ्यता की निशानी मानी गई है। या यूँ कहिए कि मौसमों पर विजय पाना ही
सभ्यता की निशानी मानी गई है। मौसमों के कष्टों और तपों पर विजय, लेकिन उसी के साथ साथ नए नए अविश्वासों का संकट भी उत्पन्न हो रहा है। अब लोग ये भूलते जा रहे हैं कि अच्छे बुरे कार्यों का फल मिलता है। सभी शब्दों अपशब्दों द्वारा बोए गए बीज मौसम आने पर बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे ही। अब लोग ये भूलते जा रहे हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता ही है। सभी शब्दों अपशब्दों द्वारा बोए गए बीज मौसम आने पर बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे ही। इसीलिए जो विराट प्रकृति में विश्वास करते हैं उनमें पर्याप्त धैर्य बना रहेगा। इसीलिए जो विराट प्रकृति में विश्वास करते हैं उसमें पर्याप्त धैर्य बना रहेगा तथा उन्हें आभास रहेगा कि हर शब्द एक बीज है। वह चाहे जब चाहे जिससे अब चाहे जहाँ कहा बोला या लिखा जाए, लेकिन हर शब्द एक बीज है। और ये जो विराट प्रकृति में विश्वास तभी होगा जब हम विराट प्रकृति या संपूर्ण ब्रह्मांड में जुड़ाव महसूस करेंगे। तो इसी के साथ आज के हम लोगों का ये प्रोग्राम यहाँ विराम लेता है। और नीरज कुमार जी जो शब्द के जो आधा हिस्सा उनका मैंने पढ़ा था कि ईश्वर ने जिस काम को पूरा करने को भेजा है उसमें आप खरे उतर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ईश्वर आपके जीवन में बचे हुए सपने पूरा करने में आपकी मदद करे, यही करें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपकी शुभकामनाएं निश्चय ही मुझे शक्ति दे रही हैं। और इसी के साथ अब हम लोग अपना ये 128वां सबकाल प्रोग्राम को यहाँ विराम देते हैं। और शुभ रात्रि। कल का आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। कल क्रिसमस ईव है, क्रिसमस के एक दिन पहले का दिन है। तो कल का प्रोग्राम हम लोग क्रिसमस ईव के स्वरूप पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।